प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विलयन अध्याय का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आप इस तरह से कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण काफ़ी दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। अपनी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी के लिए, अग्रिम तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विलयन अध्याय में हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसमें हमने आपको विलयन के अंतर्गत कंसंट्रेशन टर्म्स की जानकारी दी थी कि विलयन में विलयन कैसे बनता है या मिश्रण, किस प्रकार के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन यानी कि सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा विलयन में जो घटक हैं विलेय और विलायक, उनकी भी जानकारी दी थी और उससे संबंधित चालकताओं, उससे संबंधित सांद्रताओं का अध्ययन किया था आपने कि विलयन में सांद्रताएं या सांद्रता पद कौन कौन से होते हैं, यानी कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हमने नॉर्मलता, मोलरता और मोललता यानी मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोलारिटी का अध्ययन किया था। उसी के जब उसमें हमने रिलेशन बनाया था तो उसी के अप्रोक्ष में आपने जो है देखा था कि वहाँ पर आपको एन फैक्टर की आवश्यकता थी, उस पर हम चर्चा करने वाले थे। तो आज हम नॉर्मलता और मोलरता के बीच जो संबंध होता है उसको एक बार समझ लेंगे और उसमें जो एन फैक्टर आता है या बैलेंसी फैक्टर, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ समझते हैं। तो देखिए, मोलरता कैपिटल M बराबर आपको बताया गया था कि विलेय पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये मोलरता थी। अब मोलों की संख्या को आप लिख सकते हैं ग्राम में मात्रा बटे अणु भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। अगर आप घन सेंटीमीटर या मिलीलीटर में लेते हैं तो 1000 से गुणा हो जाता है। इसी तरह नॉर्मलता कैपिटल N बराबर आपने प्राप्त किया था W गुणा 1000 बटे कैपिटल E यानी तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन मिलीलीटर या घन सेंटीमीटर में। ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब चूँकि दोनों में रिलेशन चाहिए तो दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए M/N बराबर आप लिख सकते हैं, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। ये W गुणा 1000 ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा आपका कैपिटल E/M आ जाएगा। ये करवाया था आपको। तो इसको आप लिख सकते हैं तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट। इसको आप लिख सकते हैं अणु भार या मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और ये स्मॉल m पहले से दिया है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके रिलेशन आ जाएगा नॉर्मलिटी बराबर कैपिटल M गुणा एन फैक्टर। मतलब नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर या फिर बैलेंसी फैक्टर। तो एन फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर को आप कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ये जो आपका एन फैक्टर है या फिर ये जो बैलेंसी फैक्टर है, इसी को आप बैलेंसी फैक्टर कहते हैं। इसको कैसे निकाला जाता है तो देखिए, इसके आपके जो है 3 केस हैं। नंबर 1 फॉर एसिड्स यानी कि अम्लों के लिए आप एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो अम्लों के लिए एन फैक्टर बराबर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयनों की संख्या। सपोज डेट जैसे दिया है HCl, तो ये आपका आयनाइजेशन होगा इसका H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर कुल H पॉजिटिव 1 है
तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए दिया है H2SO4, तो H2SO4 में आपके 2H पॉजिटिव आ जाएंगे प्लस SO4 डबल नेगेटिव। आपको फुली आयनाइजेशन कराना है, तो ये आपका 2H पॉजिटिव है, यहाँ पर एन फैक्टर आ जाएगा 2। इसी तरह मान लीजिए H3PO4 दिया है फास्फोरिक एसिड, तो इसमें आपके 3H पॉजिटिव आएंगे प्लस PO4 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे आप जो है बेसिसिटी भी कहते हैं, बेसिसिटी भी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए H3PO3 दिया हो, H3PO3, तो इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये सेंट्रल एटम 5 बॉन्ड बनाता है, तो ये इस तरह से 3 आपके ऑक्सीजन हैं, एक डबल बॉन्ड से आप जोड़ देंगे, 4 बॉन्ड हुए इसके, एक आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हैं, एक डायरेक्ट सेंट्रल एटम के साथ है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, यही केवल इन्हीं का केवल आयनाइजेशन होगा, इन्हीं का आयनन होगा। तो इसमें से आपको 2H पॉजिटिव मिलेंगे, जबकि 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ा है, जो कि जिसका आयनन नहीं होगा, जिसके कारण इसकी क्षारकता नहीं होगी। जितने भी सेंट्रल ऑक्सी एसिड में जितने भी OH समूह सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं, उसकी उतनी ही क्षारकता होती है। तो यहाँ पर 2 आपके H पॉजिटिव जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से यही अम्लीय हाइड्रोजन माने जाएंगे, प्लस आपका बाकी का जो बचा हुआ भाग है HPO3 आपका ये आ जाएगा डबल नेगेटिव। इस तरह से इसका आयनन होगा। यहाँ पर 2H पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एन फैक्टर आपका 2 होगा। तो H3PO3 के लिए एन फैक्टर 2 होगा, H3PO4 के लिए एन फैक्टर 3 होगा, H2SO4 के लिए एन फैक्टर 2 हो जाएगा, HCl के लिए एन फैक्टर 1 हो जाएगा। यानी हमें अम्ल की बेसिसिटी यानी क्षारकता देखनी है, उसकी संयोजकता देखनी है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस देखने हैं, उसी को आप एसिड के लिए एन फैक्टर कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा केस, क्षार के लिए आप एन फैक्टर कैसे प्राप्त करेंगे। तो बी नंबर फॉर बेसिस यानी कि क्षार के लिए, क्षारक के लिए आप एन फैक्टर कैसे निकालेंगे क्षारक के लिए। तो यहाँ पर एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयनों की संख्या, ये एन फैक्टर होती है। तो जैसे सपोज डेट दिया हो NaOH, तो NaOH से बनेगा आपका Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पर एक OH नेगेटिव आया है तो एन फैक्टर हो जाएगा आपका 1। सिमिलरली दिया हो CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका आयनाइजेशन कराएंगे, Ca डबल पॉजिटिव प्लस आपका बनेगा 2OH सिंगल नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 OH बन रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए दिया हो Al2SO4 का होल थ्राइज, तो आप यहाँ पर देखेंगे, सॉरी ये लवण है, लवण का नहीं लेना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे AlOH का होल थ्राइज दिया है, तो ये आपका बनेगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, यहाँ पर 3 आए OH, तो यहाँ पर एन फैक्टर आपका 3 हो जाएगा। तो अम्लों के लिए एन फैक्टर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होते हैं, यानी उसकी बेसिसिटी, और क्षारों के लिए एन फैक्टर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन होते हैं, यानी कि उसकी एसिडिटी यानी अम्लता। अब बात करते हैं हम लवण के लिए एन फैक्टर। हाँ तो भैया आपने अम्लों के लिए एन फैक्टर जाना, अम्ल के लिए एन फैक्टर जाना, क्षार के लिए एन फैक्टर जाना। अब हम बात करते हैं साल्ट के लिए। साल्ट के लिए एन फैक्टर, तो साल्ट के लिए आपको चार्ज देखना है। एन फैक्टर बराबर आपको देखना है नंबर ऑफ चार्ज ऑन
द कैटायन या फिर एनायंस धनायनों और ऋणायनों पर, या तो धनायन पर या फिर ऋणायन पर आपको चार्ज देखना है, यानी कि आइदर कैटायन और एनायन, धनायन और एनायन पर आपको चार्ज देखना है। आवेश देखना, आप संख्या नहीं लेना है, आवेश देखना है। सपोज डेट जैसे दिया है Al2SO4 का होल थराइड, ये आपका सॉल्ट है, इसका आयनाइजेशन कराएंगे, आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनेगा प्लस SO4 डबल नेगेटिव बनेगा। अब आप यहाँ पर देखिए धनायनों पर टोटल चार्ज है 2 × 3 6 प्लस के 6 आवेश हैं। यहाँ पर आप देखिए 3 और 2 आवेश, इसका 3 × 2 टोटल आपके 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर धन आवेश भी 6 है, धनायन पर आवेश भी 6 है और ऋणायन पर आवेश भी 6 है। तो यहाँ पर टोटल आपका एन फैक्टर होगा वो होगा 6 होगा। सपोज डेट Na2SO4 दिया है सोडियम सल्फेट, इसका आयनन कराएंगे आप, 2 Na पॉजिटिव बनेंगे प्लस SO4 डबल नेगेटिव बनेगा। अब चाहे धनायन पर आवेश देख लीजिए तो 2 है, आप चाहे ऋणायन पर आवेश देख लीजिए तो भी 2 है। तो यहाँ पर आपका जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे मेन जो इसका एग्जाम्पल है जो ज़्यादातर आपको पूछा जाता है वो है पोटास एलम। पोटास एलम यानी कि पोटास फिटकरी, एलम जिसे आप फिटकरी कहते हैं। फिटकरी के सूत्र से सभी लोग परिचित हैं क्योंकि काफ़ी पॉपुलर सूत्र है ये। और इसमें कितना आएगा एन फैक्टर, अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मास निकालना हो या इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो उसमें एन फैक्टर हम कितना यूज करेंगे। तो फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज डॉट 24H2 पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसे आप पोटास एलम कहते हैं। तो आप देखेंगे जब इसका आयनाइजेशन आप कराएंगे तो ये क्रिस्टलन जल है, इनका आयनन नहीं होता है। क्रिस्टलन जल को आपको काउंट नहीं करना है, बाकी आप इनमें काउंट कर लीजिए। इनमें आप देखेंगे तो 2 आपके K पॉजिटिव हैं, 1 आपका SO4 डबल नेगेटिव है। इसमें आप देखेंगे तो 2 आपके Al3 पॉजिटिव हैं और 3 आपके SO4 डबल नेगेटिव है। अब आप चाहे तो आप ऋणायनों का आवेश जोड़ लीजिए, चाहे आप धनायनों का आवेश जोड़ लीजिए। धनायन पर यहाँ प्लस 2 आवेश, यहाँ 3 दूनी 6 प्लस के 6 आवेश, टोटल हो जाएगा 8 है। या ऋणायन का जोड़ेंगे तो -2 और 3 दूनी 6 -6 टोटल आपके मतलब कि 2 + 6 टोटल 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका एन फैक्टर कितना होगा भाई, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अम्लों का एन फैक्टर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। क्षारों का एन फैक्टर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस या उनकी बेसिसिटी और या एसिडिटी, अम्लता या क्षारकता। इसके अलावा अगर आपको लवण की संयोजकता या एन फैक्टर चाहिए तो उसके लिए आप धनायन पर आवेश जोड़ लेते हैं या फिर आप ऋणायनों का आवेश जोड़ लेते हैं, तो वही आवेश एन फैक्टर हो जाता है। अब हम जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की शक्ति या स्ट्रेंथ क्या है, क्षमता या शक्ति क्या है, सामर्थ्य कहते जिसे, यानी कि शॉर्ट में आप इसे ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन भी कहते हो। ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन, जो बिलियन की ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन होती है उसी को आप सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। तो देखिए बिलियन आपका बनता है विलेय और प्लस विलायक को मिलाने से। जब आप विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो भाई बिलियन बन जाता है। अब विलेय को आप सॉल्यूट कहते हैं और बिलियन को आप सॉल्वेंट कहते हैं और इनको मिला देने से सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, बिलियन तैयार हो जाता है। अब बिलियन में विलेय के जो आप मोल मानते हैं वो मानते हैं स्मॉल n मोल, विलायक के जो मोल मानते हैं वो मानते हैं कैपिटल N मोल। तो बिलियन के आपके टोटल हो जाते हैं n प्लस कैपिटल N मोल्स, तो ये आपके कुल मोल आ जाते हैं। अब आप जो है यहाँ पर ये विलेय के मोल होते हैं स्मॉल n, ये आपके विलायक के मोल होते हैं, ये आपके कुल मोल होते हैं।
तो यहाँ पर ये जो मोल होते हैं ये आपको लिख सकते हो उसकी ग्राम में मात्रा बटी उसका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, ऐसा लिख सकते हो। इसी तरह इसके मोल लिख सकते हो इसकी ग्राम में मात्रा बटी इसका अणुभार या मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, इस तरह से लिख सकते हो आप। इसी तरह आप इनका अंश निकाल सकते हैं जिसे आप मोल फ्रैक्शन या मोल अंश कहते हैं। तो आप विलेय का मोल अंश निकाल सकते हैं, विलेय के मोल बटी कुल मोल। उसी प्रकार आप विलायक का मोल अंश निकाल सकते हैं, तो विलायक का मोल अंश हो जाएगा विलायक के मोल बटे कुल मोल। विलायक के मोल यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स यानी कि n प्लस कैपिटल N। इस तरह से आप मोल अंश निकाल सकते हैं। विलयन में जितने भी घटक होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सबके मोल अंश या मोल फ्रैक्शन का योगफल एक होता है। मतलब कि x विलेय का मूल अंश और प्लस विलायक का मूल अंश, विलेय और विलायक का मूल अंश, इसका योगफल एक होता है। तो इसी तरह आप विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में मिला सकते हो, और जब आप ग्राम में मात्रा उसकी पर लीटर के हिसाब से काउंट करते हैं तो उसकी सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। तो देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या विलयन की शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। तो आप विलयन की शक्ति या सामर्थ्य का सूत्र लिख सकते हैं। तो देखिए विलयन की जो शक्ति होती है या सामर्थ्य यानी कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर आप कहेंगे विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो स्मॉल w बटे विलयन का आयतन, या आप लेते हैं लीटर में, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो ये जो विलयन का आयतन है ये आप मिलीलीटर में भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटी विलयन का आयतन लीटर में, इस तरह से ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को आप विलयन की शक्ति कहते हैं। हम आपको बता दें कि जो आपका 1 लीटर होता है, 1 लीटर वो 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होता है। आपका जो 1 लीटर होता है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है, क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। जैसे आप इस तरह का एक जो है घन जैसा पात्र लें, घनाकार यानी क्यूबिक, इस तरह से मान लीजिए आप ये घन जैसा पात्र लेते हैं, ये घन के जैसा पात्र है। अब यहाँ पर जो इसकी ये मान लीजिए लंबाई है वो आपने जो है 10 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक इसकी जो कोर है, भुजा है, वो आपकी 10 सेंटीमीटर के बराबर है, प्रत्येक कोर इसकी 10 सेंटीमीटर। तो इस घन का जो आयतन होगा वो आपका भुजा घात 3 होगा, भुजा या कोर, तो भुजा क्यूब है, ये घन का आयतन होता है। तो घन का आयतन जो आपका आएगा वो 10 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। तो अब जी जो आयतन आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और जो आपका ये 10 सेंटीमीटर होता है वो 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। इसलिए आप 1 लीटर को 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर मानते हैं, 1 लीटर को 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर मानते हैं। मतलब 1 लीटर बराबर आप लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर गुणा 1 डेसीमीटर और गुणा 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। तो इसलिए आप इसको क्या कहते हो भाई, क्यूबिक डेसीमीटर कहते हो। तो ये जो आपकी भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 डेसीमीटर है। तो आप 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर, इस तरह से आप आयतन या वॉल्यूम लिख सकते हो। तो ये इस पात्र में 1 लीटर द्रव आप भर सकते हैं, 1 लीटर आप इसमें जल भर सकते हैं, 1 लीटर पानी भर सकते हैं भाई इस तरह के पात्र में। तो अब आप देखती है कि एक जो लीटर है इसको आप 1 डेसीमीटर को आप 10 सेंटीमीटर, इसको आप 10 सेंटीमीटर और इसको आप 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो फाइनली जो 1 लीटर होगा वो आपका 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो 1 लीटर होता है वो 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होता है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, यानी कि 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है।
और 1 लीटर आपका 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आप फाइनली कह सकते हैं कि हमारे 1 लीटर आयतन में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं और उसमें 1000 ही घन सेंटीमीटर होते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला भाई कि आपका जो 1 ml है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो आप यहाँ पर जो ये मिलीलीटर में आयतन है इसको आप W गुणा 1000/V इसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। मतलब बिलियन का आयतन अगर आप लीटर में लेंगे तो 1000 का आप प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर आप बिलियन का आयतन आपको प्रश्न में ये सवाल में मिलीलीटर या घन सेंटीमीटर में दिया है, क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, तो आप उस सूत्र में 1000 का उस सांद्रता पद में आप 1000 से गुणा करोगे। ठीक है, तो ये आपकी बिलियन की शक्ति यानी कि सांद्रता हो गई, और ये आपको लीटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और ये दिमाग में आपको ये अपना पात्र इस तरह से दिमाग में रखेंगे कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमें पानी भरना है, उस बॉक्स का आयतन इतना है। सपोज डेट कि हम आपसे कहें कि हमें मकान में पानी की व्यवस्था करनी है, तो भाई कारीगर से कहा जाए कि छत के ऊपर 1000 लीटर पानी स्टोर हो जाए, इस तरह की आप एक हौदी बना दीजिए, एक जो है आकार करके उसमें लंबाई चौड़ाई बना के आप जो है एक पात्र जैसा बना दीजिए जिसमें कि 1000 लीटर पानी का स्टोरेज हो जाए। तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए हमें कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितनी ऊंचाई की जो है हौदी बनानी होगी। तो उसके लिए आपको 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची जब आप हौदी बनाएंगे तो उसमें 1000 लीटर पानी बन जाएगा। 1000 लीटर पानी का आप उसमें स्टोरेज कर सकते हैं। तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर लंबी, 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 100 सेंटीमीटर ऊंची जब आप हौदी बनाएंगे तो उसमें 1000 लीटर पानी का स्टोरेज हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर में अगर आप उसका 10 गुना कम कर दें तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो आपका मतलब कि कितना 1 लीटर पानी आ जाएगा। तो अगर आप 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े और 10 सेंटीमीटर ऊंचे किसी भी बर्तन में, यानी कि किसी भी बर्तन में जिसका आयतन 1000 घन सेंटीमीटर हो, तो उसमें आप 1 लीटर द्रव भर सकते हैं, 1 लीटर पानी भर सकते हैं। तो इस तरह से आप धारता को माप सकते हैं। तो जिस पात्र का आयतन, चाहे वो जिस आकृति का हो, जिस पात्र का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर होगा गणती विधि से, तो उस पात्र